जय हिंद दोस्तों वर्तमान स्थिति में ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि ईरान और इजराइल में एक फुल स्केल वार होने वाला है और कई विश्लेषकों का यह मानना है कि यह पॉसिबिलिटी लगभग 90% हाई है कि ईरान और इजराइल में एक भयंकर युद्ध हो सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह परिस्थितियां कैसे बनी और सबसे बड़ी बात कि जो है कि ईरान पहले एक मॉडरेट थिंकिंग वाला कंट्री होता था, बाद में वह वर्तमान स्थिति में वह कैसे जो है कि एक इस्लामिस्ट और रेडिकल कंट्री वाला कैसे सोच वाला बन गया, इसमें जरा चर्चा करेंगे। और इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह है कि इस समय ईरान के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी, वह क्यों जो है कि इतना चर्चा में है, कौन है, उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय जिसे ईरान के नाम से जिस देश को जाना जाता है उसे पहले फारस के नाम से जाना जाता था। इसके सटे हुए जो खाड़ी है उसे गल्फ ऑफ फारस कहा जाता था, जो आज भी उसे कहा जाता है। उसके सटे हुए जो क्षेत्र है उसको गल्फ ऑफ फारस कहा जाता है। और यहीं से दोस्तों नादिर शाह था, जो कि एक लुटेरा था, वह इंडिया आया था 1739 में और वह मुगल बादशाह से करनाल का युद्ध लड़ा था। दोस्तों 1739 में वो करनाल का युद्ध लड़ा और वह जीत भी गया। और यहां से वह जो है कि तख्त ताऊ, जो हीरे से जड़ा मुगल बादशाह का एक सिंहासन होता था, उस सिंहासन को, हीरे से जड़ा सिंहासन को लेके ईरान गया था। अगर बात किया जाए कि ईरान की हिस्ट्री, तो ईरान की हिस्ट्री दोस्तों बहुत ही प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। तकरीबन 5000 बीसी से पहले माना जाता है कि ईरान की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन जो हमारे काम की चीज है कि हम क्यों इस वीडियो को देखें और क्या हमसे जो है ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल है उनमें हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, इस बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा ईरान की हिस्ट्री को जानना होगा। और ईरान की हिस्ट्री शुरुआत होती है, जो हमारे योग्य है, जो हमारे जानने योग्य है, वह 19वीं शताब्दी में होती है। दोस्तों 19वीं शताब्दी में ईरान में कजार वंश का शासन काल आता है। और कजार वंश में दोस्तों वो जो यूरोपियन कंट्री है या वेस्टर्न कंट्री है, उनका काफी ज्यादा हस्तक्षेप था ईरान में। इस कारण ईरान में काफी ज्यादा आधुनिकीकरण हुआ, काफी ज्यादा जो है मॉडर्नाइजेशन इसी वंश के काल में हुआ था। अर्थात 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ही बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण इसी काल में हुआ था। और यही समय काल था दोस्तों जिस समय जो है कि महिलाएं खुलकर जो है कि पूरे समाज में रह सकती थी और जितना चाहे वो उतना पढ़ सकती थी, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में वो बढ़ चढ़कर भाग ले सकती थी। अर्थात वो पूरा एकदम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाता था ईरान में। इस कारण कहा जाता है कि 19वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी ईरान के लिए सबसे बेस्ट पीरियड माना जाता है। फिर आया वर्ष 1979। 1979 को दोस्तों ईरान का ईरानी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसी दौरान जो है कि आयतुल्ला अली खमेनी जो है कि जो प्रमुख रूप में आए थे। दोस्तों अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आयतुल्ला खमेनी और आयतुल्ला अली खमेनी ये दो इंसान हैं, ये दो इंसान हैं। और जो आयतुल्ला खमेनी था वह दोस्तों पुराना था, वह ईरानी क्रांति का लीडर माना जाता था, वह लीडर था। लेकिन वह जो है कि इस्लामी धर्म को काफी ज्यादा पक्षधर था, इस्लाम को धर्म को जो है ईरान में लाने के लिए काफी ज्यादा उसने नेतृत्व किया था। और इसी दौरान जो है कि आयतुल्ला अली खमेनी जो वर्तमान में अभी ईरान का सुप्रीम लीडर है, वह उसी समय से उभरना शुरू हुआ था। 1979 से ही आयतुल्ला अली खमेनी जो है कि उभरना शुरू हुआ था और उस समय का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी था।
आयतुल्ला खोमैनी वह काफी ज्यादा जो है कि इस्लाम को कट्टर रूप से मानता था। वह इस्लामीकरण पूरे एकदम ईरान में करना चाहता था और जो पश्चिमी सभ्यता थी या पश्चिमी जो पहनावा था वह ईरान से वह भगाना चाहता था और इसमें वह कामयाब भी हो गया आयतुल्ला खोमैनी। इस कारण वहीं से कहा जाता है कि ईरान का जो है डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर लड़कियों को न खुल के उन्हें पढ़ने की इजाजत थी, न खुलकर उन्हें जो है कि कहीं समाज में रहने की इजाजत होती और न उन्हें जो है कि खुलकर वो कपड़े पहन सकती थी अपने हिसाब से। उन्हें बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया था। और इसी क्रांति में आयतुल्ला अली खामनेई जो वर्तमान लीडर है, ये भी इसी क्रांति के दौरान ही प्रसिद्ध हुआ था। ये जो है दोस्तों बाद में नहीं प्रसिद्ध हुआ था, ये इसी क्रांति के दौरान ही ये प्रसिद्ध हुआ था। और 1981 आते आते दोस्तों उस समय के राष्ट्रपति, ईरान के उस समय के राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई की जो है कि अचानक मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु होने पर लोगों में यह जो है आक्रोश फैल जाता है कि आखिर अगला अब किसे जो है कि राष्ट्रपति ईरान का बनाया जाए। फिर जो है कि क्योंकि उस समय ईरानी क्रांति हो चुकी थी 1979 में, तो फिर ये आयतुल्ला अली खामनेई काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था उसी क्रांति के दौरान। तो लोगों ने इसे ही अपना अगला राष्ट्रपति के रूप में चुनने का जो है कि सुझाव रखा और बाद में यह चुना भी गया। और दोस्तों ईरान का यह पहला ऐसा जो है व्यक्ति राष्ट्रपति बना था जो कि कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाला था। और सोने पे सुहागा इसके लिए और हो जाता है दोस्तों, आयतुल्ला अली खामनेई के लिए सोने पे सुहागा और हो जाता है जब 1989 आते आते जो है आयतुल्ला खोमैनी की मृत्यु हो जाती है। जो ईरानी क्रांति का लीडर था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई जो है कि इतने अच्छी छवि वाला कोई ईरान में बचा नहीं था। तो फिर इसको आयतुल्ला अली खामनेई को ही जो है कि सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है पूरे ईरान का। अर्थात ईरान में जितने भी सब कानून व्यवस्था या सारी पावर अब इसके हाथ में आ गई थी आयतुल्ला अली खामनेई के पास, जो अभी वर्तमान तक है। और ये अब आगे क्या करता है दोस्तों, थोड़ा जानिए इसके बारे में। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना यह है कि यही ईरान का जो है कि बेड़ा गर्क करने वाला यही एक ही इंसान है जो पूरे ईरान को बेड़ा गर्क कर दिया। अर्थात जो है कि आयतुल्ला अली खामनेई ये है जो ईरान को सबसे ज्यादा नीचे लेके गया है। अर्थात इसने आते ही दोस्तों क्या किया, जरा इसके बारे में आप लोग जरा जानिए। ये आते ही अर्थात 1989 में ये सुप्रीम लीडर बना और 2024 तक अभी बना है। तो 1989 में ये आते ही इसने पूरे ईरान में बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया। चाहे वो सरकारी स्कूल, चाहे वो स्कूल हो, सरकारी दफ्तर हो, ये यहां तक कि कोई टीवी एंकर भी अगर वो एंकरिंग कर रही है तो उसे बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया। आयतुल्ला अली खामनेई आते ही पूरे ईरान में जो है कि शरिया कानून लागू कर दिया। दोस्तों शरिया कानून के तहत कोई भी इंसान जो है इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान के अनुसार कोई भी एक इंसान वह 4 शादी कर सकता है। दोस्तों 4 शादी कर सकता है शरिया कानून के हिसाब से। फिर उसके बाद हद तो तब इसने किया कि जब वह जो है कि वहां की गर्ल्स यानी लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए भी बैन कर दिया कि कोई जो है कि हाई स्कूल के बाद वह आगे अब नहीं पढ़ सकती हैं। प्रसिद्ध सामाजिक विचारक लूथर किंग का मानना है दोस्तों कि अगर किसी भी समाज की उसका स्टैंडर्ड चेक करना है तो सबसे पहले उस समाज में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था को चेक किए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इस समाज का स्टैंडर्ड क्या है। और आयतुल्ला अली खामनेई इसी पर ही बैन लगाया था। अर्थात शिक्षा व्यवस्था पे ही महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए वह शिक्षा व्यवस्था पर ही बैन लगा दिया था कि कोई हायर एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकती हैं। और हद तो तब हो गई दोस्तों कि वह वहां की महिलाएं जो है शरिया कानून के अनुसार वह गाना नहीं सुन सकती, फिल्म नहीं देख सकती, कहीं समाज में वह कॉन्सर्ट हॉल में नहीं जा सकती हैं, यहां तक कि वह जैसे किसी मस्जिद में, किसी दरगाह पे, ये सब वह अर्थात सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं वो सब महिलाएं नहीं कर सकती हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आप लोग जानेंगे कि अगर मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा आतंकवाद किसी ने फैलाया है तो ईरान ने फैलाया। और ईरान में किसने फैलाया है तो आयतुल्ला अली खामनेई ने फैलाया है। वह जो है कि अपने जो है कि किसी भी दुश्मन देश को काउंटर करने के लिए किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा फंडिंग करता है। जैसे आप फिलिस्तीन में हमास हो गए, वहीं जो है कि लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, यमन में हुती विद्रोही हो गया, इन सबको जो है कि जो ईरान
ईरान फंडिंग करता है ताकि जो है इजराइल को वह काउंटर कर सके। और वही वर्तमान परिदृश्य में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि इस समय हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जो है दोनों को इजराइल काउंटर कर रहा है, यहां तक कि इजराइल भारी भी पड़ रहा है। तो इस कारण दबाव में आते हुए ईरान जो है कि इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। अब जो है कि इजराइल को पूरा जो है अधिकार है यूएन चार्टर के अनुसार कि वह जो है कि जो इसके देश पे अटैक किया है काउंटर में उस देश पे अटैक कर सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो है इजराइल ईरान के जो है कि ऑयल जो फैसिलिटी है उस पर अटैक कर सकता है, और दूसरा या तो उसके न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उस पर अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ, अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया तो ईरान के साथ रसिया खड़ा हो जाएगा, और उधर इजराइल के साथ पूरा नाटो देश खड़े हो जाएंगे, और पूरी दुनिया इसके चपेट में आ सकती है, और एक थर्ड वर्ल्ड वार होने का खतरा मंडरा सकता है।